मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का जो हालिया विस्तार हुआ है उसने फिर से अनुच्छेद 356 पर एक बहस छेड़ दी है ना? हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो बार बार सामने आ ही जाता है। सही कहा। तो हमारे पास इस मुद्दे पर कुछ लेख और विश्लेषण हैं और आज हम इन्हीं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये राष्ट्रपति शासन, जिसे मतलब संविधान निर्माताओं ने शायद एक सुरक्षा कवच की तरह सोचा था, वो अक्सर एक राजनीतिक हथियार सा क्यों बन जाता है? आखिर ये है क्या, क्यों और कैसे लगता है, और राज्यों पर मतलब उनके कामकाज पर इसका असल असर क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा संवैधानिक औजार है जो केंद्र को असाधारण शक्तियां तो देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप देखेंगे तो शुरू से ही काफी विवादों में रहा है। हाँ, ये तो है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका संवैधानिक आधार क्या है, प्रक्रिया कैसी है, इसके नतीजे क्या होते हैं और सबसे जरूरी इससे जुड़ी चिंताएं क्या हैं और क्या सुधार के सुझाव दिए गए हैं। मतलब कोशिश ये समझने की है कि ये प्रावधान जरूरी है या खतरनाक, या फिर शायद दोनों का कुछ घालमेल है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। ये राष्ट्रपति शासन आखिर होता क्या है, आम भाषा में अगर समझना हो तो? देखिए, आसान शब्दों में समझे तो राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि किसी राज्य की जो चुनी हुई सरकार है वो काम करना बंद कर देती है। उसे या तो सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित, या फिर भंग ही कर दिया जाता है। अच्छा। और उस राज्य का पूरा कामकाज जो है वो सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। राज्य का शासन फिर राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल चलाते हैं। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह देते हैं लोग। ओके। और ये लगता किस आधार पर है, मतलब कब लगता है? ये तब होता है जब राष्ट्रपति को आमतौर पर राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या फिर किसी और तरह से भी उन्हें ये यकीन हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहाँ की सरकार संविधान के हिसाब से उसके प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर पा रही है। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में इशारा भी किया था, कि ये संवैधानिक तंत्र की विफलता आखिर है क्या चीज़, इसे संविधान में कहीं साफ साफ नहीं बताया गया है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, और इसी अस्पष्टता की वजह से मतलब केंद्र सरकार इसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर सकती है और यहीं से आप समझ सकते हैं इसके दुरुपयोग की गुंजाइश पैदा होती है। ये तो वाकई एक बड़ा मुद्दा लगता है। अच्छा, इसके पीछे संवैधानिक तर्क क्या दिया जाता है? कौन से अनुच्छेद हैं जो इसे ताकत देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये अस्पष्टता ही अक्सर विवाद की जड़ रही है। देखिए, इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 अनुच्छेद काम करते हैं जो एक तरह से मिलकर इसकी नींव रखते हैं। कौन से? पहला है अनुच्छेद 355। ये केंद्र सरकार पर एक जिम्मेदारी डालता है कि वो देखे कि हर राज्य की सरकार संविधान के दायरे में ही चले और बाहरी आक्रमण या अंदरूनी गड़बड़ी से राज्य को बचाए। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 356, जो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि अगर उन्हें लगे राज्यपाल की रिपोर्ट पर या खुद से भी कि राज्य सरकार संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और तीसरा है अनुच्छेद 365। ये एक तरह से क्या कहते हैं, चेतावनी न मानने का नतीजा बताता है। अच्छा। हाँ, ये कहता है कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के दिए गए संवैधानिक निर्देशों को मानने में नाकाम रहती है, विफल रहती है, तो राष्ट्रपति के लिए ये मानना बिल्कुल वैध होगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। समझ गया। तो ये तीनों अनुच्छेद मिलकर केंद्र को काफी मजबूत स्थिति में ला देते हैं। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। मान लीजिए राष्ट्रपति को लगता है कि शासन लगाना जरूरी है, तो क्या बस उनके कहने भर से लग जाता है? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। प्रक्रिया है इसकी। राष्ट्रपति जब इसकी घोषणा करते हैं तो उसके बाद 2 महीने के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलनी जरूरी होती है। दोनों से? हाँ, दोनों से। और इसके लिए कोई खास बहुमत नहीं चाहिए होता, बस साधारण बहुमत काफी है। यानी सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का समर्थन चाहिए। और अगर मान लीजिए घोषणा के वक्त लोकसभा चली नहीं रही हो या भंग हो जाए मंजूरी मिलने से पहले, तब? हाँ, ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाती और उसकी पहली बैठक नहीं हो जाती। पहली बैठक होने के 30 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा को इसे मंजूरी देनी होती है। अच्छा। लेकिन हाँ, इस बीच राज्यसभा से इसे मंजूरी मिल जानी चाहिए, वो जरूरी है।
और ये कितने समय तक चल सकता है? क्या मतलब हमेशा के लिए लग जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ये सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जाता है। सिर्फ 6 महीने? हाँ, सिर्फ 6 महीने। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो फिर हर 6 महीने पर संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है और इसे बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम 3 साल तक ले जाया जा सकता है। 3 साल? हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है, एक शर्त है। 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए ये जोड़ा गया था, शायद इसलिए क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इसका काफी दुरुपयोग हुआ था, ऐसी बातें उठी थीं। हाँ। शर्त यह है कि राष्ट्रपति शासन को 1 साल से ज्यादा तभी बढ़ाया जा सकता है जब 2 में से कोई एक बात हो, या तो पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, मतलब वो अनुच्छेद 352 वाला। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल। या फिर भारत का चुनाव आयोग ये लिखकर दे, प्रमाणित करे कि उस राज्य में फिलहाल विधानसभा चुनाव करवाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये एक अहम सुरक्षा उपाय लगता है ताकि इसे बेवजह ना खींचा जाए। बिल्कुल। और 3 साल से भी ज्यादा? क्या ऐसा हो सकता है? बहुत ही मुश्किल। 3 साल की जो अधिकतम सीमा है उसे पार करने के लिए तो बाकायदा संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान संशोधन? हाँ जी, ऐसा पंजाब में आतंकवाद के दौर में किया गया था 67वें और 68वें संशोधन के जरिए, लेकिन वो बहुत ही असाधारण स्थिति थी। समझ गया। एक और बात, राष्ट्रपति चाहें तो कभी भी अपनी घोषणा वापस ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये भी है। तो ये तो हुई प्रक्रिया और समय सीमा। लेकिन जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो जमीन पर क्या बदलता है? मतलब आम लोगों के लिए, राज्य के कामकाज के लिए इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। जमीन पर असल में बहुत कुछ बदल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियां, मतलब सरकार चलाने की जो ताकत होती है, हाँ, वो राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल आमतौर पर राज्यपाल के जरिए करते हैं, और राज्यपाल की मदद के लिए मुख्य सचिव हो सकते हैं या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ सलाहकार हो सकते हैं। और विधानसभा का क्या होता है जो चुनी हुई होती है? राज्य की विधानसभा या तो सस्पेंड कर दी जाती है, मतलब उसके सदस्य विधायक तो रहते हैं पर विधानसभा काम नहीं कर सकती, या फिर उसे भंग ही कर दिया जाता है। अगर भंग हो गई तो फिर नए चुनाव ही एकमात्र रास्ता बचता है। अच्छा, और कानून कौन बनाता है फिर जब विधानसभा ही काम नहीं कर रही? सही सवाल है। कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। संसद? मतलब दिल्ली में बनेंगे राज्य के कानून? हाँ, बिल्कुल। संसद चाहे तो ये शक्ति राष्ट्रपति को या उनके द्वारा तय किसी और अथॉरिटी को भी सौंप सकती है। ये अनुच्छेद 357 में बताया गया है। तो व्यवहार में इसका मतलब यही है कि राज्य के लिए कानून दिल्ली में बनने लगते हैं। और राज्य के खर्चे पानी का क्या? मतलब बजट वगैरह कैसे पास होता है? वो भी एक बड़ा बदलाव है। राज्य की संचित निधि, जिसे अंग्रेजी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट कहते हैं, यानी जो सरकारी खजाना होता है, हाँ, उससे पैसा खर्च करने की मंजूरी देने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास आ जाता है, जब तक कि संसद इस पर अपनी मुहर न लगा दे। यानी वित्तीय मामलों में भी राज्य का नियंत्रण खत्म हो जाता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए। क्या? राष्ट्रपति शासन के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हाँ, वो निलंबित नहीं होते हैं। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, ये राष्ट्रीय आपातकाल से बिल्कुल अलग है। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 जैसे बोलने की आज़ादी वगैरह सस्पेंड हो जाता है, और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार भी सीमित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है, बिल्कुल। पर क्या केंद्र सरकार के इस फैसले को कहीं चुनौती दी जा सकती है? मान लीजिए किसी राज्य सरकार को लगे कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो क्या अदालतें कुछ कर सकती हैं? उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, ऐसा लगता था। लेकिन 1994 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक लैंडमार्क फैसला दिया। मुंबई केस, हाँ, इसका तो जिक्र तो बार बार आता है जब भी 356 की बात होती है। बिल्कुल। कोर्ट ने इस केस में साफ कर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं है। अदालतें ये देख सकती हैं कि फैसला मनमाना तो नहीं था या किसी गलत इरादे से, मतलब मैलाफाइड इंटेंट से तो नहीं लिया गया। तो कोर्ट जांच कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। मुंबई केस ने कई और महत्वपूर्ण बातें भी कहीं। सबसे बड़ी बात ये तय की कि किसी राज्य सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला राजभवन या राज्यपाल की राय पर नहीं
बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, जिसे हम आम भाषा में फ्लो टेस्ट कहते हैं। फ्लो टेस्ट, हाँ। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राज्यपाल की निजी राय पर कि भाई सरकार बहुमत खो चुकी है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। और अगर अदालत को लगता है कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया था, तो वो उसे रद्द भी कर सकती है। और कमाल की बात ये कि भंग की गई विधानसभा को फिर से बहाल भी कर सकती है। अच्छा। बहाल भी कर सकती है। हाँ। इसी फैसले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर कह सकते हैं एक हद तक लगाम लगाई। क्या बम्बई के बाद भी कोई अहम मामले आए हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर और रोशनी डाली हो? हाँ, कुछ और मामले भी ध्यान देने लायक हैं। जैसे एक सर्बानंदा सोनोवाल मामला था 2005। उसमें कोर्ट ने अनुच्छेद 356 पर जोर दिया था, मतलब बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने की जो केंद्र की जिम्मेदारी है उस पर। फिर एक रामेश्वर प्रसाद मामला 2006 आया, जिसमें बिहार विधानसभा को सरकार बनने से पहले ही, मतलब फ्लॉ टेस्ट का मौका दिए बिना ही भंग कर दिया गया था। कोर्ट ने इसकी बहुत कड़ी आलोचना की थी और फिर से चेताया था कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कतई नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई भ्रष्टाचार या खराब शासन, मतलब कुशासन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना सही रास्ता नहीं है। उसके लिए दूसरे कानूनी रास्ते हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो अदालतों ने तो अपनी भूमिका निभाई है, एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की है। अब आते हैं उस सवाल पे जो हमने शुरू में उठाया था, क्या राष्ट्रपति शासन के कुछ फायदे भी हैं या ये सिर्फ एक समस्या ही है? आखिर संविधान बनाने वालों ने इसे रखा ही क्यों था? कुछ तो सोचा होगा। ये भी रहा होगा जब उन्होंने इसे शामिल किया। पहला और शायद सबसे अहम तर्क ये है कि ये राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का एक तरीका है। कैसे? मान लीजिए किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, सरकार बिल्कुल काम नहीं कर पा रही या गंभीर दंगे हो रहे हैं जिन्हें राज्य सरकार काबू नहीं कर पा रही। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र सीधे दखल दे सकता है और हालात को और बिगड़ने से रोक सकता है। इसे एक तरह का संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व कहा जा सकता है, जो शासन के पूरी तरह ठप होने से बचाता है। अच्छा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से आपने शुरू में पंजाब का उदाहरण दिया था। हाँ, वो दूसरा बड़ा तर्क है, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की रक्षा। अगर किसी राज्य में मान लीजिए अलगाववादी ताकतें सिर उठा रही हों, या बाहरी देश की मदद से हिंसा हो रही हो, या उग्रवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के जरिए सीधे कार्रवाई कर सकती है। जाहिर है, केंद्र के पास सेना, केंद्रीय पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां जैसे बड़े संसाधन होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा कर सकती है, जो शायद राज्य सरकार अकेले ना कर पाए। जैसा आपने कहा, 80 के दशक में पंजाब में उग्रवाद से निपटने में इसकी भूमिका मानी जाती है। और अगर किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, जैसे चुनाव के बाद किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले, तब? ये तीसरा तर्क है। जब किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली की स्थिति बन जाए, जहां किसी भी दल या गठबंधन को साफ बहुमत न मिले और सरकार बनने की कोई सूरत न दिख रही हो, या फिर बड़े पैमाने पर विधायकों की खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग का डर हो, तो राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी समाधान दे सकता है। अच्छा, कैसे? और एक माहौल बना सकता है जिसमें नए स्थिर चुनाव हो सकें। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में मदद कर सकता है, खासकर आपदा या महामारी जैसी राष्ट्रीय आपात स्थितियों में, और गंभीर भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में भी। लेकिन हाँ, ये वाले तर्क ज्यादा विवादास्पद हैं। ये तो हुए पक्ष में दिए जाने वाले तर्क, लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं, इसका इतिहास विवादों से भरा पड़ा है। तो मुख्य चिंताएं क्या हैं? आलोचक क्या कहते हैं? हाँ, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। सबसे बड़ी और बुनियादी चिंता है भारत के संघीय ढांचे, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, और राज्यों की स्वायत्ता, उनकी ऑटोनॉमी पर इसका असर। संघवाद पर चोट? बिल्कुल। हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक बंटवारा करता है। राष्ट्रपति शासन, भले ही वो अस्थायी तौर पर लगे, राज्य की चुनी हुई सरकार और विधानसभा को निलंबित या भंग करके सारी की सारी शक्ति केंद्र के हाथ में दे देता है। ये सीधे सीधे संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। हाँ। अगर इसका इस्तेमाल बार बार या गलत नियत से हो, तो ये राज्यों को कमजोर करता है और केंद्र को जरूरत से ज्यादा ताकतवर बना देता है।
ये उस सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाता है, जहां केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर हावी होना चाहिए। और वो राजनीतिक दुरुपयोग वाला पहलू जिसका डर हमेशा बना रहता है और आरोप भी लगते रहते हैं, वो दूसरी सबसे गंभीर चिंता है। बिल्कुल, इतिहास गवाह है कि कई बार राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला राज्य की वास्तविक संवैधानिक विफलता के कारण नहीं, बल्कि विशुद्ध राजनीतिक कारणों से लिया गया। मतलब अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। हाँ, आरोप यही लगते हैं। केंद्र में जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो इस प्रावधान का इस्तेमाल उन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने या गिराने के लिए करती है जहां वो खुद सत्ता में नहीं है। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का माहौल उड़ाने जैसा है। शासन पर क्या असर पड़ता है जब अफसरशाही सीधे केंद्र को रिपोर्ट करने लगती है रोजमर्रा के कामकाज पर? ये तीसरी चिंता है, शासन में रुकावट और अक्षमता। जब राज्य की चुनी हुई सरकार हट जाती है और अफसर सीधे केंद्र या राज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं तो फैसले लेने में देरी हो सकती है। जो नीतियां चल रही होती है वो थम सकती हैं। साथ ही केंद्र से भेजे गए या केंद्र को रिपोर्ट करने वाले अधिकारी वो जमीनी हकीकत और स्थानीय जरूरतों से उतने वाकिफ नहीं होते जितने राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इससे नीतियां कम प्रभावी हो सकती हैं और लोगों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसमें राज्यपाल की भूमिका भी तो काफी अहम हो जाती है और जैसा आपने कहा अक्सर विवादित भी रहती है। बिल्कुल, राज्यपाल की भूमिका इस पूरे मामले में बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। राज्यपाल ही वो कड़ी होते हैं जिनकी रिपोर्ट पर अक्सर राष्ट्रपति शासन लगता है। रिपोर्ट तो वही भेजते हैं अक्सर। सही कहा। उन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर निष्पक्ष काम करने के बजाय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, खासकर तब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों। अरुणाचल प्रदेश का 2016 का मामला इसका एक उदाहरण है, जहां राज्यपाल के कुछ कदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। इसीलिए कई आयोगों ने, जैसे सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, सबने राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर बहुत जोर दिया है। तो इतनी सारी चिंताएं हैं, जायज चिंताएं, तो क्या इन्हें दूर करने के लिए कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं? क्या सुधारों की बात हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। समय समय पर कई आयोगों और विशेषज्ञों ने इस पर गहन विचार किया है और सुधार के रास्ते भी सुझाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशें, जैसा मैंने अभी कहा, सरकारिया आयोग की हैं, जो 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए ही बना था। सरकारिया आयोग, हाँ, क्या कहा था उन्होंने? सरकारिया आयोग ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल अंतिम हथियार के तौर पर ही होना चाहिए। मतलब बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट, जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब अंतिम उपाय। हाँ, अंतिम उपाय। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को चेतावनी जरूर दी जानी चाहिए, उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। और वो जो संवैधानिक तंत्र की विफलता की अस्पष्ट परिभाषा है, उसे और ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। ये तो बहुत अहम सिफारिशें लगती हैं। क्या और भी कोई सुझाव हैं? हाँ, 2010 में केंद्र राज्य संबंधों पर एक और आयोग बना था, पुंछी आयोग। उसने एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव दिया था, स्थानीकृत आपातकालीन प्रावधान का। मतलब लोकलाइज्ड इमरजेंसी प्रोविजंस। स्थानीकृत, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर समस्या पूरे राज्य में नहीं है बल्कि किसी एक हिस्से में है, मान लीजिए किसी जिले या कुछ जिलों में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, तो पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय सिर्फ उसी प्रभावित इलाके में, और वो भी कम समय के लिए, जैसे 3 महीने, केंद्र का सीधा नियंत्रण लागू किया जाए। अच्छा, ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, इससे पूरे राज्य का कामकाज ठप नहीं होगा। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद, जो इंटरस्टेट काउंसिल है, उसने भी सुझाव दिया है कि राज्यपाल की रिपोर्ट बहुत ठोस तथ्यों पर आधारित और विस्तृत होनी चाहिए, हवा-हवाई नहीं। और फ्लो टेस्ट? मुंबई केस के बाद उसकी क्या अहमियत है सुधारों के लिहाज से? फ्लो टेस्ट को अनिवार्य बनाने का सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि बम्बई केस ने स्थापित भी किया। यानी राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले ये जरूर देखा जाए कि क्या सरकार वाकई विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है। इससे मनमाने ढंग से सरकारें बर्खास्त करने पर रोक लगेगी। हाँ, ये जरूरी है।
एक और सुझाव ये भी आता है कि संसद में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए साधारण बहुमत के बजाय विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की शर्त रखी जाए, ताकि इस पर ज्यादा व्यापक राजनीतिक सहमति बन सके। ताकि ये फैसला हल्के में ना लिया जा सके। बिल्कुल। और न्यायिक समीक्षा को और मजबूत करने की बात भी कही जाती है, और ये भी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान स्थानीय शासन तंत्र जैसे पंचायतें वगैरह उन्हें सशक्त रखा जाए। और चुनाव कराने के बारे में क्या सुझाव हैं? ये भी एक अहम सुधार का बिंदु है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटे या हालात सुधरे, राज्य में जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतांत्रिक सरकार बहाल की जाए। इसे बेवजह लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, सिवाय उन दुर्लभ परिस्थितियों के जहां वाकई चुनाव कराना संभव न हो, जैसे कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो या बहुत ही गंभीर सुरक्षा स्थिति हो। तो कुल मिला के देखें तो अनुच्छेद 356 संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जिसकी जरूरत शायद महसूस की गई थी कुछ खास हालात से निपटने के लिए, लेकिन जो एक दो-धारी तलवार साबित हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, ये संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने में मददगार हो सकता है, पर इसके राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है, और इतिहास में हमने देखा भी है कि ऐसा हुआ है। असली चुनौती शायद केंद्र की जिम्मेदारियों और राज्यों के अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। ये संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल काम है और सबसे जरूरी भी। बम्बई फैसले से मिली न्यायिक समीक्षा, फ्लोर टेस्ट की अनिवार्यता, सरकारिया और पुंछी आयोगों के सुझाव, ये सब इसी संतुलन को साधने की कोशिशें हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण और संघीय देश में ये बहुत जरूरी है कि इस असाधारण शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम से, पूरी निष्पक्षता से और केवल तभी किया जाए जब वाकई कोई और रास्ता ना बचा हो, ना कि किसी राजनीतिक फायदे के लिए। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल फिर भी मन में घूम रहा है, क्या मौजूदा सुरक्षा उपाय जैसे अदालतों की निगरानी है या फ्लोर टेस्ट की जरूरत है, ये वाकई काफी हैं इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, या फिर भारत के संघीय ढांचे को और मजबूत बनाने और राज्यों की स्वायत्ता को सही मायने में सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ और गहरे, शायद कुछ संरचनात्मक बदलावों के बारे में सोचने की जरूरत है? ये सवाल शायद भविष्य के लिए खुला है, सोचने के लिए है।